नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य। दोस्तों, यह वाक्य जो टॉपिक है वह झारखंड के किसी भी एग्जाम से अछूता नहीं रहा है। साथ ही आप किसी भी PSC एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उसके दृष्टि से भी हिंदी व्याकरण का यह टॉपिक और संपूर्ण हिंदी व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में अभी हिंदी व्याकरण या ग्रामर जो 100 नंबर का है उसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं, यह व्याकरण आपसे प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो दोस्तों, खासकर जो व्यक्ति झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हो उनके लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको इस आपके चैनल पर हिंदी मंत्र ऑनलाइन क्लासेस में झारखंड टेट की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, जिसमें पहला जो कदम है वह व्याकरण से है। उसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजी और धीरे धीरे सभी टॉपिकों पर वीडियो बनाई जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि यह फायदा उनको भी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक वाक्य। दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि वाक्य कहते किसे हैं। तो दोस्तों, क्या कह रहा है कि परिभाषा में कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों का एक क्रमबद्ध और सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि दो या फिर दो से अधिक शब्दों का क्रमबद्ध और सार्थक समूह अगर होता है उसी को वाक्य कहा जाता है। दोस्तों, देखिए, क्रमबद्ध भी होना चाहिए और सार्थक भी होना चाहिए। अगर क्रमबद्ध है सार्थक नहीं है तो भी वाक्य नहीं कहलाएगा। अगर सार्थक है क्रमबद्ध नहीं है तो भी वाक्य नहीं कहलाएगा। तो वाक्य कहने के लिए क्रमबद्ध और सार्थक दोनों होना आवश्यक है। जैसा कि आप इंग्लिश में जानते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेम एज यहाँ पर भी होता है, जो सार्थक होता है, जो सही अर्थ देगा, उसी को हम लोग वाक्य कहते हैं। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। यहाँ कह रहे हैं राम घर जाता है। दोस्तों, राम घर जाता है तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 शब्द हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुल 4 शब्द हैं और ये चारों शब्द एक के बाद एक सही क्रम पर हैं। ठीक है, और उन सभी का एक सही अर्थ निकल रहा है। क्रमबद्ध इसलिए हम बोलेंगे कि राम घर जाता है, ये क्रम में है। अगर दोस्तों मान लिया जाए राम के जगह पे पहले हो जाता है, उसके बाद मान लीजिए घर हो जाता, उसके बाद राम लिखा रहता, उसके बाद जाता लिखा रहता, तो ये क्रमबद्ध नहीं है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं है घर, राम या जाता, तो ये क्रमबद्ध नहीं है, तो इसका सही अर्थ भी नहीं निकल पाएगा। इसीलिए हम इसे वाक्य नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, अब किसी भी शब्दों को वाक्य तब कहलाएगा जो ग्रुप में होंगे, जब वो क्रमबद्ध होंगे और सार्थक होंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल से हम देखते हैं, तुम अपना काम करो। दोस्तों, तुम अपना काम करो, यह क्रमबद्ध है और उसका एक सही अर्थ निकल रहा है कि किसी को काम करने के लिए कहा जा रहा है। अगला देखते हैं, वह मेरे भाई का दोस्त है। एग्जाम्पल कह रहा है कि वह मेरे भाई का दोस्त है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि है का मेरे वह दोस्त, इस तरह से तो नहीं है, तो एक क्रम वाइज है, इसीलिए वह मेरे भाई का दोस्त है एक सही अर्थ दे रहा है, तो हम इसे वाक्य की संज्ञा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं वाक्य से संबंधित, कि कभी कभी ऐसा होता है एक अकेला शब्द भी वाक्य कहलाता है, अर्थात वह वाक्य की तरह काम करता है। दोस्तों, फिर से मैं आपको बता दूं कि कभी कभी एक शब्द भी, अकेला शब्द भी वाक्य की तरह कार्य करता है। वाक्य तो होता नहीं है लेकिन पूर्ण अर्थ दे देता है। ठीक है दोस्तों, जब वह पूर्ण अर्थ दे देता है तो उसे हम वाक्य की तरह मानते हैं। जैसे जाओ, हम किसी को अगर बोल दे कि जाओ, इसका मतलब यहाँ पे जो तुम लिखा हुआ है दोस्तों, सेकंड पर्सन तुम छिपा हुआ है।
तो तुम जाओ, यानी कि एक क्रम वाइज है, तुम को साइलेंट मान लिया गया है और जाओ लिखा गया है। बैठो, तुम बैठो, उठो, तुम उठो। तो तुम जो शब्द है दोस्तों, जो करता है वह साइलेंट है, लेकिन यह पहले से मेंशन है। अगर मैं किसी को जाओ बोल दूं या बैठो बोल दूं या उठो बोल दूं तो वह कंप्लीट सेंस दे देता है। जो अगला व्यक्ति बैठा है वो उठ जाएगा, जो खड़ा है या जा रहा है वह बैठ जाएगा, या फिर जो रुका हुआ है वो चला जाएगा। तो दोस्तों यह इसको हम वाक्य की संज्ञा में रखते हैं कि जाओ, बैठो, उठो। यह एक कंप्लीट सेंस मतलब पूर्ण सार्थक सही अर्थ दे रहा है, इसीलिए हम इनको भी वाक्य कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि वाक्य के अंग या भाग कितने होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाग और अंग की मैं बात कर रहा हूं, मैं भेद की बात नहीं कर रहा हूं। दोस्तों भेद हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम वाक्य के अंग और भाग के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों चलिए देखिए, तो वाक्य के दो भाग होते हैं दोस्तों। जैसे हमारा शरीर अगर है तो इसके दो भाग अलग अलग कर सकते हैं, उसी तरह वाक्य है उसके भी दो भाग होते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाक्य है तो इसका एक तरफ रहेगा उद्देश्य और एक तरफ होगा विधेय। तो पहला उस जो भाग्य होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और उसका दूसरा जो भाग्य होता है उसे हम विधेय कहते हैं। ठीक है, तो आपका प्रश्न होगा दोस्तों कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। चलिए उसको क्लियर करते हैं और आगे आपको बताते हैं। उद्देश्य का परिभाषा में कहता है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। दोस्तों वाक्य जो है, वाक्य में जो भी कोई शब्द होंगे, तो किसी भी शब्द के बारे में अगर कुछ कहा जा रहा हो, किसी भी शब्द के बारे में मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा उसे उद्देश्य बोलेंगे हम। ठीक है, और विधेय किसको बोलेंगे, तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाएगा। ठीक है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे। चलिए ये देखते हैं कि आखिर कैसे हो सकता है। मैं रोज विद्यालय जाता हूं। दोस्तों मैं रोज विद्यालय जाता हूं, तो देखिए परिभाषा में क्या कह रहा था कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए। अब आप हमको बताइए दोस्तों कि किसके बारे में कहा जा रहा है, कि हम फिर से सेंटेंस पढ़िए, मैं रोज विद्यालय जाता हूं। किसके बारे में, मैं के बारे में। ठीक है, तो मैं हो गया उद्देश्य, जिसे आप कर्ता के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इसके सिवा जो बच गया, जितना सारा बच गया, रोज विद्यालय जाता हूं, उसको कहेंगे विधेय। तो विधेय का परिभाषा क्या कह रहा है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। तो मैं के बारे में क्या कह रहा है कि रोज विद्यालय जाता हूं। ठीक है, यहाँ मैं के जगह पे आप वह लगा सकते हैं कि वह रोज विद्यालय जाता है, तो वह के बारे में कहा जाएगा कि रोज विद्यालय जाता है। तो मैं या फिर वह जो उद्देश्य हुआ, उद्देश्य के बारे में आप जो कुछ कहते हैं उसे हम विधेय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हुआ उद्देश्य और विधेय, ये दोनों वाक्य के अंग हैं, भेद नहीं है दोस्तों। अगर आपके परीक्षा में पूछेगा कि वाक्य के अंग कितने होते हैं या वाक्य के भाग कितने होते हैं, ठीक है, अंग या भाग, तो आप दो बताएंगे, जिसमें पहला आपका है आपका एक हो गया उद्देश्य और एक हो गया विधेय। ठीक है दोस्तों, एक उद्देश्य और एक विधेय, ये दोनों उसके अंग हैं। अब चलिए हम उसके भेद के बारे में बात करते हैं कि भेद होते कितने हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाक्य के जो भेद होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वाक्य के जो भेद होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन है। तो पहला कह रहा है कि जो वाक्य का भेद दो आधार पर बांटा जाएगा। पहला कौन भाग है, तो एक रचना के आधार पर या प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद बांटेंगे, या फिर हम उसे अर्थ के आधार पर हम बांटेंगे। दोस्तों यहाँ पर भेद जो है वो दो नहीं हुए, बल्कि इनको दो आधार पर बांटा जा रहा है। जैसे पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग रचना के आधार पर देखते हैं कि वाक्य के भेद कितने हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम रचना के आधार पर। एक हो गया सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य।
तो दोस्तों आप यहाँ कह सकते हैं कि रचना या प्रयोग के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। दोस्तों आप इसे जरूर याद कर लेंगे। दोस्तों मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि सभी वीडियो का आप पॉज करके उसका नोट्स जरूर बना लें, ठीक है, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रचना या प्रयोग के आधार पर वाक्य के कितने भेद, तो आप 3 भेद जरूर टिक लगाएंगे। पहला सरल या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य है। चलिए इनको बारी बारी से परिभाषा से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सरल या साधारण वाक्य। चलिए क्या कहता है कि जब किसी वाक्य में एक विधेय होता है या एक ही मुख्य क्रिया होता है। क्या क्या होगा दोस्तों? एक विधेय होगा और एक मुख्य क्रिया अगर हो जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मुकेश पढ़ता है। दोस्तों मुकेश पढ़ता है, यहाँ पे देखिए पढ़ता है एक ही क्रिया है या फिर उसे एक विधेय कहेंगे, तो ये हो गया सरल वाक्य। अविनाश कपड़े साफ कर रहा है। अविनाश कपड़े साफ कर रहा है में देखिए एक उद्देश्य और एक है मुख्य क्रिया की, वह क्या कर रहा है? साफ कर रहा है, तो ये हो गया मुख्य क्रिया। राकेश ने भोजन किया। राकेश ने भोजन किया एक हो गया मुख्य क्रिया। तुम वहां मत जाओ। तुम वहां मत जाओ, ठीक है दोस्तों। अगला है मेरा मित्र अमित अपने घर जा रहा है। इसमें एक विधेय है और मुख्य क्रिया भी एक ही है, इसीलिए इसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार का उपवाक्य या कोई योजक चिन्ह या किसी प्रकार का कोई अलग से वाक्य नहीं होते हैं, वह सिर्फ एक ही होता है, इसीलिए उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम दूसरे भेद के बारे में बात करते हैं, संयुक्त वाक्य के बारे में। यहाँ क्या कहता है? जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल उपवाक्य, दोस्तों आप फिर से देख लेंगे, जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल उपवाक्य समुच्चय बोधक, ठीक है दोस्तों, समुच्चय बोधक अव्यय से, देखिएगा समुच्चय बोधक अव्यय से अगर वो जुड़े होते हैं, किससे दोस्तों? समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। साथ ही साथ देखेंगे तो था ये दोनों जो हैं, ये जो समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हैं, ये दोनों पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं। दोस्तों ये दोनों पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। चलिए मैं फिर से आपको बता दूं, यहाँ क्या कह रहा है कि किसी भी वाक्य में 2 या 2 से सरल उपवाक्य होते हैं, अधिक होते हैं, और वो दोनों समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। साथ ही ये दोनों अलग अलग अर्थ देने में, मतलब पूर्ण रूप से अर्थ देने में सक्षम होते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। दोस्तों आपका एक प्रश्न होगा कि 2 उपवाक्य तो बात समझ में आती है, वहां तो ठीक है, बट ये समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन है? आखिर वो कौन कौन से शब्द हैं जिनसे ये जुड़े होते हैं? ठीक है, चलिए उन सभी का नाम मैं आपको बता दूं, आप उन्हें जरूर याद कर लेंगे। दोस्तों आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो देखते हैं हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन है। पहला देखते हैं क्या कह रहा है, और, तब, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, या, अथवा, एवं, तथा, अन्यथा। इसी तरह से और 2 4 5 शब्द हो सकते हैं जो अब देखिए यहाँ पे कोई भी 2 वाक्य, अगर ये 2 उपवाक्य हैं, ये अगर और से जुड़े हों, तब से जुड़े हैं, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, या, अथवा, एवं, तथा, अन्यथा, ऐसे शब्दों से अगर जुड़े हुए प्राप्त होते हैं या फिर जुड़े हुए मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम
संयुक्त वाक्य की संज्ञा देते हैं। साथ ही ये दोनों पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं, मतलब ये दोनों किसी पर भी आश्रित नहीं रहते हैं। ठीक है, चलिए अब इन्हें हम उदाहरण से समझते हैं कि ये दोनों पूर्ण अर्थ कैसे देंगे। दोस्तों, राधा बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं आई। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसलिए मिल गया, ये इसलिए जो देख रहे हैं, देखिए इसलिए राधा बीमार थी, विद्यालय नहीं आई। कौन नहीं आई? राधा। राधा यहाँ दोस्तों मेंशन है। राधा विद्यालय नहीं आई एक अलग वाक्य हो गया, राधा बीमार थी अलग वाक्य हो गया। ये दोनों पूर्ण अर्थ दे रहे हैं दोस्तों कि राधा बीमार थी, ये भी पूर्ण अर्थ है, राधा विद्यालय नहीं आई, ये भी पूर्ण अर्थ है। लेकिन देखिए दोस्तों, इसलिए जो शब्द है इसी को हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे और इन्हीं से ये दोनों जो सरल वाक्य हैं जुड़े हुए हैं। तो अब देखिए दोनों को साथ में मिलाकर पढ़ते हैं। राधा बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं आए। तो दोस्तों, ये दोनों जो वाक्य हैं समुच्चय बोधक अव्यय इसलिए से जुड़े हुए हैं, इन्हें हम संयुक्त वाक्य की संज्ञा देंगे। एक और देखिए, मैं विद्यालय गया और वह बाजार गया। मतलब यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक मैं है एक वह है। मैं बाजार गया, दोस्तों मैं बाजार गया यह पूर्ण अर्थ है, मैं विद्यालय गया यह पूर्ण अर्थ है, वह बाजार गया यह भी पूर्ण अर्थ है, और इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है और। ठीक है, तो मैं विद्यालय गया और वह बाजार गया, ये दोनों अलग अलग अर्थ देने में समर्थ है और ये दोनों और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए, इसीलिए इन पूर्ण को मैं विद्यालय गया और वह बाजार गया, इसको पूरा को हम लोग संयुक्त वाक्य की संज्ञा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ और एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। पूनम किताब पढ़ी लेकिन उसे समझ नहीं आई। देखिए दोस्तों, पूनम किताब पढ़ी यह पूर्ण अर्थ है दोस्तों, उसे समझ नहीं आई ये भी पूर्ण अर्थ है। यहाँ पे जुड़ा हुआ है लेकिन, पूनम किताब पढ़ी लेकिन उसे समझ नहीं आई। दोस्तों, ये जो लेकिन है समुच्चय बोधक अव्यय है और ये इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो यह जो वाक्य हुआ, पूनम किताब पढ़ी लेकिन उसे समझ नहीं आई, यह हो गया संयुक्त वाक्य। अगला एग्जाम्पल से समझिए, तुम यहाँ चुपचाप बैठो या बाहर जाकर खेलो। दोस्तों, किसी को कहा जा रहा है या तो तुम यहाँ चुपचाप लाकर बैठ जाओ या फिर तुम बाहर जाकर खेलो। तो देखिए, या जो है इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो जहाँ जोड़ने का काम किया जाता है दोस्तों, उसे हम संयुक्त वाक्य की संज्ञा देते हैं। चलिए दोस्तों, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं कल घर पर रहूंगा या आपके घर आऊंगा। एकदम साफ साफ देखिए दोस्तों, लिखा हुआ कि मैं आपके घर आऊंगा अलग अर्थ हो गया, मैं कल पर घर रहूंगा अलग हो गया। तो ये दोनों अलग अलग हैं, फिर भी यह समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे हम संयुक्त वाक्य की संज्ञा देंगे। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको संयुक्त वाक्य अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए, राम ने परीक्षा में बहुत मेहनत की किंतु सफल नहीं हो पाया। दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्या लिखा, किंतु, बहुत मेहनत की किंतु सफल नहीं हो पाया। तो कौन सफल? राम सफल नहीं हो पाया, अलग अर्थ हो गया। राम ने परीक्षा में बहुत मेहनत की, अलग हो गया, और दोनों अलग अलग अर्थ दे रहे हैं और किंतु समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हैं। इसका एक अंतिम एग्जाम्पल से समझते हैं। वह तेज दौड़ा किंतु बस को पकड़ नहीं पाया। दोस्तों, वह तेज दौड़ा अलग हो गया, बस को नहीं पकड़ पाया ये अलग हो गया। ये दोनों अलग अलग होने के बावजूद किंतु अव्यय से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन्हें हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। दोस्तों, कौन सा कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको सरल और संयुक्त वाक्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका अंतिम पढ़ते हैं हम लोग। रचना की दृष्टि से जो तीसरा है वह मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में दो सरल वाक्य हों, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो तथा ये दोनों उपवाक्य संयोजक अव्यय से जुड़े होते हैं। दोस्तों, यहाँ परिभाषा में क्या कह रहा है कि वैसा वाक्य जिसमें दो सरल वाक्य तो होंगे,
और दोनों में से एक जो होगा वह प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा आश्रित होगा। दोस्तों संयुक्त वाक्य में हमने पढ़ा था कि दोनों पूर्ण अर्थ देते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, पूर्ण होते हैं, लेकिन मिश्र वाक्य में क्या कह रहा है कि एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा। दोस्तों फिर से मैं आपको बता दूं कि एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है, दो हो गए। और साथ ही साथ ये दोनों संयोजक उपवाक्यों से जुड़े होते हैं, संयोजक अवयवों से जुड़े होते हैं, इसीलिए इन्हें हम मिश्र वाक्य कहेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संयोजक अवयव कौन कौन है, उन्हें देखते हैं। क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जिधर, उधर, अगर, यदि तो, जो कि, ज्यों ही, त्यों ही, चाहे, मानो। दोस्तों ये सभी जो हैं संयोजक अवयव हैं, जिनसे दो प्रधान और एक आश्रित। दोस्तों फिर से मैं आपको बता दूं कि जो प्रधान उपवाक्य हैं सो और आश्रित उपवाक्य हैं, ये दोनों इन्हीं सभी अवयवों से जुड़े होते हैं। चलिए इन्हें एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूं। जैसे, जो लड़का मेरे कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। दोस्तों देखिए, एक यहाँ पे लिखा हुआ है और एक यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए मैंने कहा था कि ये देखिए जो शब्द यहाँ पे देख रहे हैं तो पहले ही आ गया, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। दोस्तों अब इसमें से एक तो होगा आश्रित, आप जानते हैं, एक होगा आश्रित और एक होगा प्रधान। तो आश्रित कौन है, तो देखिए वह मेरा भाई है, यह देखिए दोस्तों यह प्रधान उपवाक्य है, यह प्रधान वाक्य कहें इसे सीधा सीधा। और जो लड़का कमरे में बैठा है यह आश्रित है, डिपेंडेंट है, इसको हम बोलेंगे आश्रित। ठीक है, तो ये हो गया आश्रित और ये हो गया प्रधान। तो अब आपका प्रश्न होगा कि आश्रित को कैसे पहचानेंगे और प्रधान को कैसे पहचानें। तो जो दोस्तों जो उपवाक्य या जो सरल वाक्य पूर्ण अर्थ दे देता हो उसे हम प्रधान कहेंगे, और जो पूर्ण अर्थ नहीं देता हो उसे हम आश्रित कहेंगे। वह मेरा भाई है, यह पूर्ण अर्थ दे रहा है, इसीलिए दोस्तों यह प्रधान उपवाक्य हो गया। लेकिन जो लड़का कमरे में बैठा है अब यह पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है, इसीलिए हम इसे आश्रित कहेंगे। साथ ही एक बात और आप याद करें कि जिसके साथ ये सभी अवयव जुड़े होते हैं वही आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो लगा हुआ है। चलिए अगला एग्जाम्पल से और आपको विस्तार से मैं समझाता हूं। यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि आप मेहनत करोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे। दोस्तों परीक्षा में पास हो जाओगे, ये एकदम कंप्लीट अर्थ है, पूर्ण अर्थ है। ठीक है, परीक्षा में पास हो जाओगे, तो ये हो गया प्रधान। ठीक है दोस्तों, ये प्रधान हो जाएगा। यदि आप मेहनत करोगे, अब देखिए यदि आप मेहनत करोगे यह पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे आश्रित, इसलिए कहेंगे इसे हम आश्रित। और देखिए यदि लगा हुआ है, यदि लगा हुआ है तो इसी में से जो कि संयोजक अवयव है, यदि इसमें लगा हुआ है तो ये हो गया क्या चीज, मिश्रित वाक्य। चलिए अगला देखिए, प्रधानाध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद है। ठीक है, कल विद्यालय बंद है। दोस्तों यह पूर्ण अर्थ दे रहा है, लेकिन प्रधानाध्यापक ने कहा, अब ये अपूर्ण है दोस्तों, इसीलिए हम इसे आश्रित कहेंगे। ठीक है दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। दोस्तों कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को दोबारा देखें। साथ ही अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जा रहा हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न करें, उसका उत्तर मैं आपको जरूर दूंगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यह वही लड़का है जो बहुत बीमार रहता है। दोस्तों देखिए यह वही लड़का है जो बहुत बीमार रहता है। देखिए जो बहुत बीमार रहता है, जो यहाँ देखिए यहाँ पे लग गया दोस्तों, तो ये हो गया आश्रित और ये हो गया प्रधान। ठीक है दोस्तों,
आश्रित जो उपवाक्य हैं या तो शुरू में भी रह सकते हैं या अंतिम में भी रह सकते हैं, वो कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में किसी प्रकार से प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो बस आप देख लें कि किसके साथ यह अवयव लगे हुए हैं, तो जिनके साथ लगे होंगे उन्हें हम कहेंगे आश्रित, और जिनके साथ नहीं लगे होंगे उनको कहेंगे प्रधान। तो आपको पहचानने में कोई तकलीफ या कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। ज्यों ही बादल छाए त्यों ही बरखा शुरू हो गई। ठीक है दोस्तों, बरखा तो शुरू हो गई, ठीक है, लेकिन बरखा शुरू कब हुई? जब बादल छाए हैं। ज्यों ही बादल छाए त्यों ही बरखा शुरू हो गई। दोस्तों आप यहां सोच लीजिए कि बरखा शुरू कब हुई है? जब बादल छाए हैं, यानी ई हो गया प्रधान। ठीक है दोस्तों, यानी इस पर ये डिपेंडेंट है। अगर बादल नहीं छाते तो बरखा शुरू नहीं होती। तो ये हो गया दोस्तों आश्रित। दोस्तों आज का अंतिम जो एग्जाम्पल है वह मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे उसका उत्तर हमसे शेयर करें। राधा ने जो लैपटॉप लिया वह पुराना है। दोस्तों आप इसे फिर से देख लें। राधा ने जो लैपटॉप लिया वह पुराना है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा आश्रित है और कौन सा प्रधान है। फिर मैं आपको बता दूं कि आपको बताना है कि इसमें से आश्रित उपवाक्य कौन है और प्रधान उपवाक्य कौन है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर दें और हमसे शेयर करें, ताकि हमें भी लगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको भली भांति समझ में आ रहा है। दोस्तों चलिए दोस्तों, अगर आप झारखंड टेट की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं और झारखंड से संबंधित जितने सारा व्याकरण पर टॉपिक चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को हिंदी मंत्र ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अच्छा लगता है दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक तो अवश्य करें दोस्तों। ठीक है, और इसका पार्ट 2 अभी हम लोगों ने देखा था रचना के आधार पर या प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद। दोस्तों अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो मैं आपको अगले वाले वीडियो में मैं विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों आप इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।